Hello and welcome to all. I am Sumit and we are having this wonderful video lecture series in engineering mechanics. Right now we are dealing with fifth unit, that is simple lifting machines. All right. So we will start from where we left. Today we will be seeing laws of machine. All right, starting from the definition. What is laws of machine? The equation which gives the relation between load lifted and effort applied in the form of slope and intercept of the straight line is called laws of machine. वेल देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि लॉज ऑफ मशीन बेसिकली कुछ नहीं है, एक रिलेशन है, ठीक है ना, एक रिलेशन है, एक इक्वेशन के फॉर्म में, किसके किसके बीच में, इफॉर्ट के बीच में और लोड के बीच में, इफॉर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड। ऑलराइट, और क्या हमें पता चलता है इससे, इस रिलेशन में एक हमें स्ट्रेट लाइन पता चल रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप है, और कहीं ना कहीं वो इंटरसेप्ट कर रहा होगा, ये देखिए इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब किसका क्या मतलब है ये तो हम आगे देखेंगे। वेल ये जो डिफिनीशन है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम जो जानते हैं क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऑलराइट, सी इज कॉन्स्टेंट हियर, ठीक है। y की जगह पे क्या है हमारे यहाँ, हमारे केस में y की जगह क्या है, y की जगह है p, ठीक है, तो हम यहाँ p लिख देते हैं, ठीक है। m स्लोप बताता है स्ट्रेट लाइन का, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है, ठीक है ना, स्लोप आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, ये एंगल tan ऑफ दिस। x क्या है, x हमारा ये है w, तो हमने यहाँ w लिखा, प्लस c इज कांस्टेंट, ठीक है। ऑलराइट, तो बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, आपको समझ में आ रहा होगा। c जो है इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट है, लेकिन ये इस इक्वेशन में c का कुछ मतलब है, ठीक है, क्या मतलब है हम आगे देखेंगे, बेसिकली फ्रिक्शन को बताता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, P इज इफॉर्ट अप्लाइड, W इज लोड लिफ्टेड, M इज स्लोप ऑफ द लाइन, C इज Y इंटरसेप्ट ऑफ द स्ट्रेट लाइन। सभी बातें क्लियर, ठीक है। तो एक्चुअल मशीन की हमारी ये इक्वेशन हो गई, ठीक है, और ये लाइन हो गया हमारा एक्चुअल मशीन का, किसके किसके रिलेशन, इफॉर्ट एंड लोड के बीच का। ऑलराइट, अब देखिए इसके बारे में कुछ और बातें जान ले। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द ग्राफ of load versus effort is a straight line cuts the y-axis giving the intercept c, which indicates the effort lost in friction when no load is applied. All right, वापस से पुरानी स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद जो देखिए इस पॉइंट, ये जो C है इसका क्या मतलब है, C बेसिकली वही है कि जो इफॉर्ट हमारा लॉस्ट हो गया, जैसे एक पुल्ली था, पुल्ली को यहाँ पे एक W ब्लॉक था और यहाँ से हम इफॉर्ट लगा रहे थे, ठीक है, P इफॉर्ट लगा रहे थे, ठीक है। तो जो हमारा इफॉर्ट लॉस्ट हो गया, इफॉर्ट हमारा लॉस्ट हो गया फ्रिक्शन की वजह से, जो फ्रिक्शन यहाँ पर है उसकी वजह से जो इफॉर्ट लॉस्ट हो गया, पूरा ये अपना काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, पूरा नहीं काम कर रहा है, ये एक्चुअल केस हो गया, ठीक है। अगर आइडियल केस होता तो पी आई होता जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन जो लॉस्ट हो गया वहाँ पे, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लॉस्ट हो गया उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इफॉर्ट लॉस्ट इन। वैसे भी ये वाला साइड जो है इफॉर्ट का है, ठीक है, तो इफॉर्ट जो लॉस्ट हो गया, इतना जो है हमारा लॉस्ट हो गया इफॉर्ट, ठीक है, तो इफॉर्ट लॉस्ट हो गया फ्रिक्शन की वजह से, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कब देख रहे हैं ये रिलेशन जो है, एक बार हम W बढ़ाते जा रहे हैं और P भी बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। कब, ऐसे पॉइंट पर जब वेट इजकल टू 0 था, ठीक है ना, लेट सपोज यहाँ आके वेट इजकल टू कोई वैल्यू 100 हो जाता है या कोई भी वैल्यू होता है, ठीक है, ऐसे बढ़ता जाता है सो ऑन। तो जब वेट W था उस समय जो Y इंटरसेप्ट, उस समय जो फ्रिक्शन आ रहा था हमारा, वो क्या है, C, ठीक है ना, इफॉर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसको हम C से कहेंगे। तो C का प्रैक्टिकल क्या सिग्निफिकेंस है ये भी पता चल गया अब आपको। अब देखिए क्या है,
is must it must be noted, if the machine is an ideal machine, the straight line of the graph will pass through the origin. ठीक है, इट होगा यहाँ पे, इट मस्ट बी नोटेड, इज नहीं. ऑलराइट, तो बेसिकली कह रहा है कि जब फ्रिक्शन जीरो होगा, ये वाला फ्रिक्शन लेस होगा पुल्ली हमारा, या कोई भी सिंपल मशीन हमारा फ्रिक्शन लेस है, तो फ्रिक्शन है नहीं, तो सी इंटरसेप्ट तो मिलेगा नहीं हमको, तो वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा. उसको हम क्या कहेंगे, आइडियल मशीन कहेंगे. और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जब सी नहीं रहेगा तो सी काट दीजिए, क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू एम डब्ल्यू. ठीक है, तो ये आपको क्लैरिटी आई होगी. इससे आगे बढ़ते हैं. अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है. ऑलराइट, आपको याद होगा मैकेनिकल एडवांटेज का मैंने आपको बताया था क्या होता है, लोड बाय इफोर्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज. अब चूंकि लॉज ऑफ मशीन हमने पढ़ लिया है, तो हम एक इक्वेशन जानते हैं, रिलेशन बिटवीन पी एंड डब्ल्यू, एक इक्वेशन हम जानते हैं. तो पी की वैल्यू की जगह उसको हम पुट कर दिए. ठीक है, सारा इक्वेशन हमारा डब्ल्यू और कॉन्स्टेंट्स या फिर के रिस्पेक्ट में आ गया है. ठीक है, एक स्लोप है, कांस्टेंट है. ठीक है, ऑलराइट, एक काम करता हूँ मैं, जो ऊपर वाला जो डब्ल्यू है इसको मैं नीचे ले जाके दोनों से डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू तो कट गया. ठीक है, और ये डब्ल्यू बाई सी हो गया. ठीक है, तो कुल मिला के आपको इक्वेशन ये रह जाएगा आपके पास. ऑलराइट, एम एज मैकेनिकल एडवांटेज कल टू 1/m प्लस सी बाई डब्ल्यू. ऑलराइट, ये है. अब चूंकि सी के वैल्यू से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है डब्ल्यू, वेट जो होता है, वेट जो अप्लाइड वेट जो हमें उठाना होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, जनरली जो हमारा फ्रिक्शनल लॉस है उसके रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा उसके, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी. बहुत ही छोटी हो जाएगी, मैं बहुत ही छोटी हो जाएगी मतलब मैं इसको निग्लिजिबल भी कह सकता हूँ कि इसको नहीं भी लिख सकता हूँ, इतनी छोटी वैल्यू हो गई है, कोई बड़ा अंतर नहीं डाल रही है हमारे इक्वेशन पे. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि मैक्सिमम एम ए की वैल्यू हो जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/m हो जाएगी. ऐसे भी आपको ये वाला इक्वेशन देख के लग रहा होगा, यदि नीचे वाली इक्वेशन को हम छोटा करें तो ये पूरी इक्वेशन बड़ी हो जाएगी. ऑलराइट, डिनोमिनेटर को हम छोटा करें, डिनोमिनेटर को छोटा करें तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी ना. तो इसमें से ये एक वैल्यू हम कम कर रहे हैं यदि लेट सपोज, तो ऑब्वियसली जो मैकेनिकल एडवांटेज वो मैक्सिमम हो जाएगा. मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1/स्लोप. ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो इज कॉल्ड एज मैक्सिमम एफिशिएंसी. इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज एज. ऑलराइट, तो मैक्सिमम इफिशियंसी कितनी होगी. अब मैक्सिमम इफिशियंसी का पहले हम लोग जानते थे ना क्या होता था, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो होता था. ऑलराइट, तो चूंकि ये मैक्सिमम इफिशियंसी पूछ रहा है तो मैक्सिमम इफिशियंसी में कुछ नहीं, मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो कर दीजिए. ऑलराइट, परसेंटेज में लिखना है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंट में लिख दीजिए इसको, इधर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ऑलराइट, तो बेसिकली ये इक्वेशन तो आपके पास, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे हुआ. ऑलराइट, अब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज का वैल्यू लिख दिया 1/m, बाकी चीज़ें तो जो की तो हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. तो हमारा बेसिकली एक मैक्सिमम इफिशियंसी की वैल्यू हमें आ गई, मैक्सिमम इफिशियंसी इन परसेंट. ठीक है, ऑलराइट, तो हमें ये वैल्यू आ गई. ऑलराइट, अब देखिए इतना तो सिंपल चीज़ था. अब थोड़ा कंसेप्ट का चीज़ देखिए. दो तरह का मशीन होता है, एक रिवर्सेबल मशीन होता है, एक इरिवर्सेबल मशीन होता है. अब देखिए रिवर्सेबल मशीन होता क्या है. When a machine is capable of doing some work in reverse direction even on removal of effort, it is called as reversible machine. All right.
एग्जाम्पल इसका एक जो मैंने आप लोग के लिए चुना है, ए पुल्ली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल विथ द हेल्प ऑफ बकेट is a reversible machine because the bucket falls back when the effort to pull it up is removed. Well, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए, एक पुल्ली है, लेट सपोज पुल्ली में एक बकेट है, इस तरह से आप कुएं में डालें, लेट सपोज एक बकेट है, एक ऑल राइट, और ये स्ट्रिंग इसका यहाँ पर, इसकी वेट लेट सपोज W है, ठीक है। वाटर भरने के बाद इस बकेट में वेट जो है इसकी W है, लेट सपोज, और यहाँ पे आप P फॉट से इसको खींच रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ खड़े हैं और ये आप खींच रहे हैं इसको, ठीक है। पानी बेसिकली बाहर निकाल रहे हैं कुएँ से, वेल से। अब क्या करते हैं, आपका लेट सपोज किसी भी तरह से हाथ छूट जाता है यहाँ से, ठीक है। आपका हाथ छूट जाता है, लेट सपोज मैं आपको यहाँ से मिटा देता हूँ, आपका हाथ यहाँ से छूट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, ये बकेट अपने अपोजिट डायरेक्शन में नीचे, पहले मोशन इधर था, अब मोशन किधर हो, नीचे डायरेक्शन में चली जाएगी, रिवर्स हो जाएगा डायरेक्शन, ऑलराइट। मतलब इफॉर्ट हटाने के बाद रिवर्स डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है, ऑलराइट, वर्क कर रहा है रिवर्स डायरेक्शन में, इसलिए ये रिवर्सेबल मशीन है, ऑलराइट। ये डिफिनीशन के फॉर्म में देखिए क्या है, व्हेन द मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क, कुछ काम कर रहा है इन रिवर्स डायरेक्शन में देखिए W इसका वेट हो गया, ठीक है, एक तरह का फोर्स हो गया, और क्या यहाँ से लेके यहाँ से लेट सपोज ये ट्रेवल किया है x, ठीक है। वर्क डन कितना हो जाएगा इन रिवर्स डायरेक्शन, W इंटू एक्स हो जाएगा, ऑलराइट, होगा ना। तो इफॉर्ट तो अब यहाँ से हट गया, ठीक है, इन रिवर्स डायरेक्शन इवन ऑन रिमूवल ऑफ इफॉर्ट, ठीक है, इफॉर्ट हटाने के बाद, ठीक है ना, और रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है, इट इज कॉल्ड एज रिवर्सेबल मशीन। एग्जाम्पल में वही जो अभी समझाया है, पुल्ली यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल व्हेन विद द हेल्प ऑफ बकेट इज ए रिवर्सेबल मशीन बिकॉज द बकेट फॉल्स बैक व्हेन द इफॉर्ट टू पुल इट अप इज रिमूव्ड। वेल, ये तो आपको समझ में आ गया, आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से, हाँ ऐसा होगा। अब ऐसा क्यों होगा इसके बारे में आप जानते हैं, ये हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसका साइंटिफिक रीजन देखेंगे हम लोग। वेल, एक कंडीशन पहले फिलहाल के लिए आप याद कर लीजिए, कंडीशन फॉर रिवर्सेबल मशीन, क्या कंडीशन होता है, इफिशियंसी ऑफ द मशीन शुड बी मोर देन 50%। इसको भी हम प्रूफ करेंगे, ऐसा नहीं है कि बिना प्रूफ किए। जब भी रिवर्सेबल मशीन रिवर्सेबल होगा, अभी आपने पुल्ली में समझा, ऐसा नहीं कि पुल्ली में ही, हर मशीन में वैलिड है, रिवर्सेबल मशीन जहाँ भी होगा वहाँ पे इफिशियंसी जो है वो कितनी होगी, 50% से ज़्यादा होगी मशीन की, ऑलराइट। लेट्स मूव। तो कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैंने पुल्ली का एग्जाम्पल लिया तो पुल्ली पे ही समझ लीजिए आप, ठीक है। वैसे कोई भी मशीन पे आप इसको समझ सकते हैं, ऑलराइट। तो क्या है, फ्रिक्शनल लॉसेस इन मशीन कितना होगा, फ्रिक्शनल लॉसेस मशीन में कितना होता है, इनपुट माइनस आउटपुट होता है ना जी, इनपुट माइनस आउटपुट इन फ्रिक्शन लॉसेस होता है, कुछ ना कुछ लॉस हो रहा है ना। जितना आप पी वाई वर्क कर रहे थे उतना आपको एग्जैक्ट उतना वर्क नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ जो है लॉस हो रहा है। जैसे पुल्ली के एग्जांपल में ही समझ लेते हैं, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है, ठीक है। कितना लॉस हो रहा है, तो वो WX लेट सपोज यहाँ पे आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, तो इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, PY माइनस WX, तो ये क्या हो जाएगा, हमको ये मिला, ये हमको मिला फ्रिक्शनल लॉस मिला। क्या फ्रिक्शनल लॉस हो गया यहाँ पे, कितना फ्रिक्शनल लॉस हो गया यहाँ पे, फ्रिक्शनल लॉस कितना हो गया, ऑलराइट। फ्रिक्शनल लॉस कितना हो गया, फ्रिक्शनल लॉस जो हुआ वो हमको इतना है, ठीक है ना। फ्रिक्शनल लॉस याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस की वैल्यू को याद रखिएगा, ऑलराइट। अब देखिए आगे क्या है, इन ए रिवर्सिबल मशीन द मशीन फ्रिक्शन इज लेस दैन द आउटपुट ऑफ द मशीन, ठीक है। ये कंडीशन है जो होनी है रिवर्सिबल मशीन के लिए, क्या, मशीन फ्रिक्शन इज लेस दैन आउटपुट ऑफ द मशीन। आउटपुट कितना है, आउटपुट कितना है, आउटपुट है WX, ठीक है। मशीन का फ्रिक्शन कितना है, ये है,
अभी तुरंत देखा है, ठीक है ना। तो कह रहा है मशीन का फ्रिक्शन जो है वो कम होता है, डब्ल्यू एक्स जो है मशीन का फ्रिक्शन इज लेस देन, मशीन फ्रिक्शन इज लेस देन, सॉरी, मशीन का फ्रिक्शन जो है कम है, तो यहाँ मशीन ये आउटपुट लिख दिया मैंने। तो मशीन का फ्रिक्शन जो है कितना है, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, इसकी वैल्यू कम है डब्ल्यू एक्स से, ठीक है, ये होता है। अब ये आप बोलोगे कि सर आप डायरेक्ट लिख दिए, इस बात को कैसे कह सकते हैं? वेल ध्यान से सुनिए इस बात को, किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं लिखा हुआ। ऑलराइट, देखिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। लेट सपोज कि यहाँ पे W वेट है, ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस की इतनी वैल्यू है, ठीक है ना। फ्रिक्शनल लॉस तो फिक्स है अपना जगह, देखिए पहले पहले आप P फॉर्ट लगा रहे थे, खींच रहे थे, ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस इतना आया था, ठीक है। लेट सपोज फ्रिक्शनल लॉस को आपसे दिखा दूँ, F की वैल्यू इतनी, ठीक है ना, F की वैल्यू इतनी, फ्रिक्शनल लॉस इन टर्म्स ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो एफ वाई माइनस एफ डब्ल्यू ये फ्रिक्शन लॉस की वैल्यू है, ऑल राइट। फ्रिक्शनल लॉस तो अपना फिक्स हो गया, मशीन पे फिक्स हो गया। अब लेट सपोज कि आपने क्या किया, आपने पी फॉट हटा दिया, ठीक है, पी फॉट लेट सपोज आपने हटा दिया। तो पहले तो आप खींच रहे थे तो बड़ा आराम से खींच रहा था ये ऊपर, ठीक है ना, बड़ा आराम से ऊपर जा रहा था, ठीक है। कुछ इसमें वर्क भी हुआ था, कितना आउटपुट वर्क हुआ था, डब्ल्यू एक्स हुआ था। लेकिन अब क्या होगा, मशीन वापस से रिवर्स डायरेक्शन में घूमने की कोशिश करेगी, ठीक है। मतलब पहले जो यहाँ से यहाँ x गया था, ठीक है ना, तो पहले कितना डब्ल्यू एक्स वर्क था, ठीक है ना। तो ये एक तरह से जो पहले आपने मशीन को यहाँ से यहाँ तक खींच के आप लाए थे, ठीक है, फिर आपने रस्सी छोड़ दी, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू एक्स वर्क डन जो स्टोर था वो पोटेंशियल एनर्जी की तरह काम करने लगेगा, पोटेंशियल एनर्जी की तरह। वो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही जो ही आपने थोड़ा काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू होगी जब ये रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगा। तो क्या है कि हमारा जो वो पोटेंशियल एनर्जी था डब्ल्यू एक्स, ठीक है ना, वो इतना सफिशियंट होना चाहिए, इतना सफिशियंट होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन जो फिक्स हो गया है, एफ जो फ्रिक्शन जो था रस्सी और जो ये पुल्ली के बीच का जो फ्रिक्शन है, ठीक है ना, फ्रिक्शन तो पहले से फिक्स है, हमेशा से फिक्स है, मटेरियल पे निर्भर कर रहा है दोनों के कांटेक्ट पे, ठीक है। उसका इत्तेफाक से वैल्यू हम निकाल ली है इनके टर्म्स में, पी और डब्ल्यू के टर्म्स में, लेकिन वो पहले से फिक्स था वैल्यू, ठीक है। तो उस वैल्यू से कम ज़्यादा हो तब तो फ्रिक्शन को वो कर पाएगा, फ्रिक्शन को ओवरकम कर पाएगा हमारा आउटपुट। जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी पहले से जो है वो ज़्यादा होगा तब तो वो ओवरकम कर पाएगा फ्रिक्शन को और ये रिवर्स डायरेक्शन में मोशन हो पाएगा, नहीं तो फ्रिक्शन इसको रोके रहेगा। क्या हो गया, आपने एफर्ट हटा लिया तो क्या हो गया, फ्रिक्शन तो अभी भी, फ्रिक्शन बोलेगा मैं सक्षम हूँ, मैं रोक सकता हूँ मशीन को, तो हमारा मोशन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। दैट इज़ वाई ये जो है हमारा आउटपुट है इसको फ्रिक्शन से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये इतना सक्षम हो कि मोशन अपोजिट रिवर्स डायरेक्शन में करा पाए। अब आपको क्लैरिटी हो गई होगी, मुझे लगता है आपको इस कंसेप्ट अब क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब तो नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ पी वाई था, डब्ल्यू एक्स उधर ले गए, 2W हो गया, ऑलराइट, 1/2 हो गया लेस देन WX बाई पी वाई। को कुछ जानते हैं आप, क्या कहते हैं WX बाई पी वाई को, कुछ याद है, इफिशियंसी कहते थे ना। तो इफिशियंसी आपका बड़ा हो गया हाफ से, ठीक है ना। परसेंटेज के फॉर्म में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, इफिशियंसी परसेंटेज के फॉर्म में देखिएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी होगी किससे, 50% से, है ना, 1/2 का। तो ये तो लिखा हो इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन 50%। ऑल राइट, प्रूफ करने का एग्जाम में कर दीजिएगा, है ना। ऑल राइट, आगे बढ़े। अब देखिए, एक जैसे रिवर्सेबल मशीन होता है वैसे ही इरिवर्सेबल मशीन होता है, नॉन रिवर्सेबल मशीन, सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है। ये एक अलग तरफ का मशीन हो गया, एक रिवर्सेबल देखा था एक। अब इरिवर्सेबल देखिए, इरिवर्सेबल में क्या होगा, पहले हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन ए मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन इवन ऑन रिमूवल ऑफ एफर्ट, इट इज कॉल्ड एज इरिवर्सेबल मशीन और नॉन रिवर्सेबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग। कंफ्यूज मत करिए, एग्जाम में सेल्फ लॉकिंग दे दिया शब्द, तो सभी शब्द को याद रखिए, इरिवर्सेबल भी वही है, नॉन रिवर्सेबल भी वही है, ये दोनों तो याद ही रहेगा। इनफैक्ट एक सेल्फ लॉकिंग मशीन, ठीक है ना। क्या इसका एग्जाम्पल देखिए, पहले तो ये डिफिनेशन आपको समझ में है ना, मशीन अपोजिट डायरेक्शन में इफर्ट हटाने के बाद मूव नहीं कर पा रहा है,
ठीक है ना। आप पूछेंगे ऐसे मशीन का एग्जाम्पल दीजिए सर, क्या कौन मशीन ऐसा एग्जाम्पल होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल है। चाबी आप घुमाते हैं, ताले ताले में चाबी घुमाते हैं, ऑल राइट, बंद कर देते हैं, क्या आप चाबी छोड़ते हैं तो वापस घूम जाता है? नहीं घूमता है ना, जो बड़ा वाला ताला होता है नहीं घूमता है वापस डायरेक्शन में, ठीक है। जो हम लोग जनरली घरों में ताला यूज़ करते हैं उसमें वापस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चाबी नहीं घूमती है। इट मीन्स क्या, जो वर्क हमने किया, ठीक है ना, जो आउटपुट हुआ वो वापस में रिपीट नहीं, रिवर्स डायरेक्शन में मोशन नहीं करा पा रहा है मशीन में, ठीक है ना। अगर रिवर्स डायरेक्शन में मोशन करा रहा था तो हम जैसे ही छोड़ते चाबी को वैसे ही वो वापस घूम जाता। शायद ऐसा ताला भी आता है छोटा सा जिसमें रिवर्स डायरेक्शन में घूम कर जाता। मैं जनरली तालों की बात कर रहा हूँ, उसमें इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। और एक और क्लासिक एग्जांपल दूँ आपको, देखिए यहाँ जो मैंने दिया आपको, स्क्रू जैक। स्क्रू जैक समझते हैं आप क्या होता है? जो गाड़ियों को उठाने के लिए पहिया चेंज करते वक्त हम लगाते हैं ना, स्क्रू जैक पढ़ना भी है आपको, ठीक है। स्क्रू जैक पढ़ना है, मैंने नोट्स प्रोवाइड किया आपको स्क्रू जैक का, ठीक है। तो बेसिकली कुछ नहीं, एक स्क्रू होता है, मैं इसका रफ फिगर बनाऊँ क्या स्क्रू जैक का? ये ऐसे एक नट है, ऑलराइट, इसके यहाँ पे एक बोल्ट होता है, ठीक है। कैसा बन रहा है, ऑलराइट, ये बोल्ट है, भीतर भीतर इसके थ्रेडिंग होगी, इसमें भी और नट में भी भीतर भीतर थ्रेडिंग होगी, ठीक है ना। और लेट सपोज कि यहाँ पे एक ऐसे और एक हैंडल होता है इसके पास, एक ऐसे हैंडल होता है, ऑलराइट, दिख रहा है, ये देखिए ये हैंडल है, ये बोल्ट है, ठीक है। आप इसको गोल गोल घुमाएंगे, ठीक है, तो अपनी पहिए के पास लगाकर इसको ज़मीन से, तो ये इसका स्टैंड है, ठीक है। तो क्या होगा, ट्राइपॉड है कह लीजिए। तो ये क्या होगा, आपकी कार को बहुत आसानी से, आप जो कार को आप ऐसे हाथ से नहीं उठा पा रहे थे, अब आप इस सिंपल मशीन का इस्तेमाल करिएगा और कुछ मोशन के, कुछ सिंपल मोशन से, जस्ट गोल गोल घुमाने से आप इतनी भारी कार को एक छोटे से मशीन से आप उठा दीजिएगा, बहुत आराम से आप पहिया बदल लीजिएगा अपनी गाड़ी का, या जो भी आपको प्रॉब्लम होगा बना लीजिएगा गाड़ी को, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया, स्क्रू जैक भी एक क्या है, सिंपल मशीन है। अब यहाँ पे आइए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, स्क्रू जैक इज यूज टू लिफ्ट द मोटर कार्स, इज ए सेल्फ लॉकिंग टाइप लिफ्टिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग टाइप है, ऐसा तो नहीं है ना कि इसको एक राउंड आपने घुमा दिया स्क्रू जैक का, हैंडल को पकड़ के एक राउंड स्क्रू घुमा दिया आपने, तो क्या ऐसा होता है क्या कि वापस से वो आप छोड़ते हो, अपना हाथ हटाते हो तो वापस से घूम जाता है क्या, अपनी जगह पे आ जाता है? नहीं ना, नहीं होता है, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क नहीं होता है। मतलब क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल है, ठीक है। तब तो हम इसका यूज कर पा रहे हैं, आराम से इसको यूज कर पा रहे हैं, इरिवर्सिबल है, नॉर्मल पुल्ली ऐसा नहीं है ये, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का इरिवर्सिबल मशीन है। तो अब देखिए क्या है, इसको पूरा डिलीट कर दूं। कंडीशन फॉर इरिवर्सिबल मशीन, इट शुड बी लेस देन, इफिशियंसी ऑफ द मशीन शुड बी लेस देन 50%। वहाँ पे क्या था, इफिशियंसी मोर देन 50% रिवर्सिबल पे, यहाँ पे लेस देन 50%, ऑलराइट। तो बेसिकली इसका प्रूफ देखिए अब, कंडीशन फॉर इरिवर्सिबल मशीन, ऑलराइट, कुछ नहीं है, जो पिछला जो आपने प्रूफ देखा था ना, पिछला जो आपने प्रूफ देखा था, जस्ट वही प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक है। बस जहाँ ग्रेटर 2 का साइन था वहाँ स्मॉलर 2 का साइन कर दीजिए, ठीक है। बाकी होल प्रोसेस जिस फॉर्मूले को प्रूफ, जो इस वैल्यू को प्रूफ करने की है, दैट इज एफिशिएंसी लेस देन 50%, उसको प्रूफ करने का पूरा जो प्रोसेस है सेल्फ लॉकिंग का। अच्छा, सेल्फ लॉकिंग इसका नाम क्यों हुआ, लॉक हो जाता है, ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा, लॉक हो जाता है, जहां आप घुमा दिए लॉक होता है, रिवर्स नहीं आता, एफर्ट हटाने के बाद, हाथ छोड़ने के बाद वो वापस अपने जगह पे नहीं आता है। ऐसे मशीन में क्या होता है, लॉकिंग हो जाती है, चाबी में लॉकिंग हो गया, ठीक है, चाबी से ताले में लॉकिंग हो गया, उसी तरह ये यहाँ पर भी स्क्रू जैक के केस में लॉकिंग हो जाता है। वेरियस एग्जाम्पल है इसके, ठीक है। तो देखिए कंडीशन फॉर इरिवर्सिबल मशीन देते हैं, इन एन इरिवर्सिबल मशीन सम वर्क डन इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है ना, ऑलराइट। तो ये तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, फ्रिक्शन फ्रिक्शनल लॉस इन टर्म्स ऑफ वर्क, या फ्रिक्शन एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, या कई तरह से एक ही बात को लिखेगा। बेसिकली बात आपको यही कह रहा है, पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स, जो हम लोग पिछले वाले केस में भी देखे थे, ठीक है। अब ये देखिए, जस्ट ये वाला लाइन देखिए, ठीक है, वन ऑन रिमूवल ऑफ एफर्ट द लोड विल नॉट फॉल
if the frictional work is more than the output of the machine. All right, फ्रिक्शनल लॉस जो है, फ्रिक्शनल वर्क जो है, फ्रिक्शनल वर्क ये हो गया आपका फ्रिक्शनल वर्क या फ्रिक्शनल एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, जो भी कह लीजिए, ये जो है वो खुद इतना काफ़ी है कि मशीन का आउटपुट जो हो गया उसको रिवर्स डायरेक्शन में वर्क नहीं करने दे रहा है। फ्रिक्शन बोलता है इफॉर्ट गया तो कोई बात नहीं, हम अभी हैं, ठीक है। फ्रिक्शन इतना काफ़ी है, कितना ज़्यादा है फ्रिक्शन कि वो आउटपुट से ज़्यादा है और आउटपुट उसको रिवर्स डायरेक्शन में नहीं घुमा सकता, ठीक है। क्या मतलब पी वाई माइनस डब्ल्यू एक्स जो हमारा फ्रिक्शनल वर्क है ये ज़्यादा बड़ा है किससे, आउटपुट से। आउटपुट कितना है, डब्ल्यू एक्स है। ऑल राइट, बाकी तो कैलकुलेशन की चीज़ें हैं, ठीक है, कैलकुलेशन की चीज़ें हैं क्या। ऑल राइट, तो फिर बाकी तो नॉर्मल चीज़ें, ये देखिए इरिवर्सिबल मशीन पर थे, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो हाफ इधर आ गया और फिर ये इफ़िशियंसी हो गई, तो इफ़िशियंसी की वैल्यू कितनी हो गई, लेस देन हो गई है 1/2% के फॉर्म में लिखिएगा तो इफ़िशियंसी लेस देन 50%। एग्ज़ाम में प्रूफ आएगा तो बहुत अच्छे से बनाइएगा इसको, बहुत अच्छे से, इतना सिंपल प्रूफ है, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाइएगा इसको, पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे। ऑल राइट, गलत करने ऐसा कुछ है ही नहीं, और ध्यान से क्वेश्चन पूछ पढ़िएगा, इरिवर्सिबल बोला है कि रिवर्सिबल बोला है, उल्टा प्रूफ करके मत चले आइएगा। ऑल राइट, वेल इसके साथ आपका जो मेन पोर्शन था इस चैप्टर का वो ख़त्म हो गया, ठीक है। सारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से लेके हर चीज़ का नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। ये प्रोबेबली लास्ट आपका वीडियो लेक्चर था, ठीक है। यहाँ तक मैंने वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया था आप लोग के लिए क्योंकि एक वीडियो लेक्चर बनाने में पूरा दिन लगता है, और ये यहाँ तक मैंने आपके लिए वीडियो लेक्चर इसीलिए बनाया था क्योंकि यहाँ तक के थ्योरी कहीं न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो सिंपल मशीन स्पेसिफिक जैसे वॉर्मैन वॉर्म व्हील हो गया या स्क्रू जैक हो गया, उनसे न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। थ्योरी लिखने आ सकता है आप लोगों को, उनसे न्यूमेरिकल नहीं आता है। आपके एग्ज़ाम का जो मैंने पैटर्न देखा है प्रीवियस ईयर, अब न्यूमेरिकल आपके इन्हीं पोर्शन से आता है जितना मैंने पढ़ाया है शुरू के 2 क्लास, इसी के थ्योरी का यूज होके जो न्यूमेरिकल बन सकता है वो न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। मैंने आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर चुके हैं, आप अपना सिलेबस कंप्लीट समझिए। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मेरे नंबर पे मैसेज करिए, ठीक है। आप, मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी, इससे और पिछले वाले वीडियो को, इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। ऑल राइट, तो इसी के साथ इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ऑल राइट, and God bless you all.